हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी के बारे में, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि समेबिलिटी रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट आई इन अ सॉल्यूशन इज गिवन एज, और उसके बाद ये ऐसा कुछ अजीब सा इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के हम लोग इसका मीनिंग बाद में समझेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, एम आई बार इज इक्वल टू डो एन एम बाई डो एन आई, और टेम्परेचर, प्रेशर, एन जे नॉट इक्वल टू आई, ये तीनों चीज़ कांस्टेंट है। ठीक है, तो अभी बस मैंने इस इक्वेशन को जस्ट ट्रीट किया। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कुछ इसमें जो टर्म्स हैं उसके मतलब क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, एक टर्म लिखा हुआ है एन आई। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पीसीज आई इन अ मिक्सचर और सॉल्यूशन। ठीक है, सपोज ये एक बीकर है, कंटेनर है, और इसमें n कंपोनेंट्स है ना। तो इसमें n कंपोनेंट्स है टोटल। ठीक है, और हर एक कंपोनेंट से कुछ नंबर ऑफ मोल्स हैं। सपोज फर्स्ट कंपोनेंट के n1 मोल्स हैं, सेकंड कंपोनेंट्स के n2 मोल्स हैं, थर्ड कंपोनेंट के n3 मोल्स हैं, और ऐसे ही टू ये जाता रहेगा। ठीक है, तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, इन सबका समेशन हो जाएगा। तो n इजकल टू, सपोज टोटल मोल्स है ये n, तो ये क्या हो जाएगा, सबका सम हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे सम होते रहेगा। ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगा, ये आएगा आपका n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ nth कंपोनेंट। ठीक है, टोटल n कंपोनेंट्स है ना, तो लास्ट कंपोनेंट कितना आएगा n। ठीक है, तो टोटल मोल्स आ जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू nn। ठीक है, तो अगर हम ni लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ith कंपोनेंट। ठीक है, तो अगर हम nm लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ mth कंपोनेंट। ठीक है, तो n1 का मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, n2 का मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि ये m का मतलब क्या होता है। m का मतलब है कि m कोई एक मोलर प्रॉपर्टी है। ठीक है, m क्या है, m एक मोलर प्रॉपर्टी है। ठीक, अब देखिए हम लोग देखेंगे कि mi का मतलब क्या होता है ना। तो mi का मतलब हुआ कि मोलर प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट i। ठीक है, मोलर प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट i। तो सपोज m2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब हो जाएगा मोलर कंपोनेंट ऑफ मोलर प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट 2। ठीक है, मोलर प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट 2 इन अ मिक्सचर और सॉल्यूशन। ठीक, तो सपोज, अच्छा उससे पहले एक और चीज़ बचा हुआ है। तो सपोज mi बार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। mi बार का मतलब होता है, अच्छा ये बार का मतलब हो जाता है पार्शियल। ठीक है, तो m का मतलब तो मोलर होता है, i का मतलब ith कंपोनेंट, कंपोनेंट i का ले रहे हैं, और ये बार का मतलब होता है पार्शियल। ठीक है, तो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट i। ठीक है, अच्छा रुकिए इसको और अच्छे से, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट आई। ठीक है, कहाँ पे, एक मिक्सचर में। ठीक है, किसी मिक्सचर में, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट आई इन अ मिक्सचर और ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो एम आई बार का मतलब क्या हो गया, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट आई इन अ मिक्सचर और इन अ सॉल्यूशन। ठीक, अच्छा तो ये सब नोटेशंस क्लियर हो गए। ठीक है, तो सपोज फॉर एग्जांपल कि एक मोलर प्रॉपर्टी लेते हैं, या तो वॉल्यूम ले सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम लेते हैं, तो वॉल्यूम लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लिखते हैं V1, तो इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट 1। ठीक है, अगर हम लिखते हैं V2, तो इसका मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट 2 इन अ मिक्सचर या फिर इन अ सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम लिखते हैं V1 बार, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट 1। ये बार का मतलब जो होता है पार्शियल। ठीक है, तो V1 बार का मतलब होता है, V1 बार का मतलब पार्शियल मोलर कंपोनेंट, पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट 1। ठीक है, तो ऐसे ही V2 बार का मतलब हो जाएगा पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट 2। ठीक, सो नाउ कम टू दिस इक्वेशन। अब इसमें देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो
एम आई बार का मतलब हो गया पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट आई, ठीक है। एम आई बार का मतलब हो गया पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी एम ऑफ कंपोनेंट आई, ठीक है। अच्छा, ये किसके बराबर है? ये बराबर है डो एन एम बाई डो एन आई, ठीक है। तो एन का मतलब क्या होता है? टोटल मोल्स। यहाँ पे देखिए ये जो है एन क्या था? टोटल मोल्स था, है ना। तो एन टोटल मोल्स है, एम क्या है? मोलर प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय डो एन आई। एन का एन आई क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ith कंपोनेंट, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। एम आई बार इज इक्वल टू डो एन एम बाई डो एन आई, और टी पी मतलब टेम्परेचर प्रेशर, और एन जे नॉट इक्वल टू आई कॉन्स्टेंट है, ठीक है। एन जे नॉट इक्वल टू आई मतलब क्या? ठीक है, एन जे नॉट इक्वल टू आई कॉन्स्टेंट है ना, तो इसका मतलब समझते क्या था। अच्छा, हम लोग ith कंपोनेंट का लिख रहे हैं ना, यहाँ पे पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन है, मतलब डिफरेंशिएशन है, वो ith कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। यहाँ पे डी एन आई है ना, तो हम कांस्टेंट उसको रखेंगे, मतलब अगर आई का हम लोग लिख रहे हैं, एम आई बार लिख रहे हैं, तो आई को छोड़ के बाकी जितना भी नंबर ऑफ मोल्स है उसको कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो सपोज, अच्छा, अगर हम लिखना चाहें m1 बार, ठीक है, एक मिक्सचर है उसमें हम n कंपोनेंट्स है, उसमें हम m1 बार लिखना चाहते हैं, मतलब पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट 1, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? डो टोटल मोल्स एंड मोलर प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय डो, अच्छा किसका लिख रहे हैं आप? कंपोनेंट 1 का लिख रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन कंपोनेंट 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और टेम्परेचर प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और क्या कांस्टेंट रहेगा? n1 को छोड़ के, यहाँ पे हम n1 का लिख रहे हैं ना, तो n1 को छोड़ के बाकी जितना भी है सब कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट में क्या क्या रहेगा? n2 कांस्टेंट रहेगा, n3 कांस्टेंट रहेगा, n4 कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ऐसे ही अप टू n कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो n1 को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, n कांस्टेंट है, एन जे कांस्टेंट है, और j नॉट इक्वल टू आई है, ठीक है। यहाँ पे i लिखे हैं, तो यहाँ पे हम अगर यहाँ पे i लिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे i को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है, ठीक है। j कहाँ से कहाँ तक जाएगा? j 1 से लेके n तक जाएगा, लेकिन उसमें i नहीं आएगा, ठीक है। i को छोड़ के बाकी सारा ले लेंगे, ठीक है। तो सब आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट, ith कंपोनेंट कैसे लिखते हैं मिक्सचर, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हम लोग देखेंगे कि पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ना बाइनरी सॉल्यूशन। अच्छा, तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है कि उसमें दो ही कंपोनेंट होता है ना, तो एक सॉल्यूशन है, एक बीकर है, उसमें जो है सो दो ही कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 है और कंपोनेंट 2 है, ठीक है। दो ही कंपोनेंट है, बाइनरी का मतलब ये होता है दो, तो इसमें दो ही कंपोनेंट, ठीक है, दो ही कंपोनेंट का ये मिक्सचर या सॉल्यूशन, ठीक है। इस केस के लिए अगर हम पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी लिखना चाहें तो दो ही कंपोनेंट का बनेगा, एक कंपोनेंट 1 का बनेगा और एक कंपोनेंट 2 का बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंपोनेंट का अगर लिखेंगे तो m1 बार, ठीक है, तो डो एन एम बाई डो n1 एम। अब जो कि फर्स्ट कंपोनेंट का लिख रहे हैं तो डिफरेंशिएशन किसके साथ होगा? फर्स्ट कंपोनेंट के साथ, ठीक है। टेम्परेचर प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, अच्छा 1 को छोड़ के बाकी सारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही है, 1 और 2 है, तो 1 को छोड़ के बाकी सारा कांस्टेंट रहेगा, तो बस n2 बच जाता है, तो n2 कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए m2 कैसे लिखेंगे? m2 बार पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट 2, ठीक है, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी m ऑफ कंपोनेंट 2 इन मिक्सचर, ठीक है। तो डो एन एम बाई डो n2, अब चूँकि 2 का लिख रहे हैं तो n2 के साथ डिफ्रेंशिएशन होगा और n2 को छोड़ के बाकी सारा कांस्टेंट रहेगा, तो टेम्परेचर प्रेशर तो कांस्टेंट है ही, तो n2 को छोड़ के बचा सिर्फ n1, तो n1 कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी m ऑफ कंपोनेंट 2 इन अ बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। और ये क्या हो गया? पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी m ऑफ कंपोनेंट 1 इन अ बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक। सो अब सपोज कि एक बाइनरी सॉल्यूशन है, उसमें हम लोग पार्शियल मोलर वॉल्यूम लिखना चाहते हैं, ठीक है, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 का बाइनरी सॉल्यूशन है। यहाँ पे जैसे कि है
और इसमें हम लोग पार्शियल मोलर वॉल्यूम लिखना चाहते हैं, ठीक है, कंपोनेंट 1 का और कंपोनेंट 2 का, ठीक है। तो कंपोनेंट 1 का कैसे लिखेंगे, पार्शियल मोलर वॉल्यूम लिखना है, तो पार्शियल मोलर वॉल्यूम, बार मतलब पार्शियल मोलर वॉल्यूम, ठीक है। कंपोनेंट 1 का लिख रहे हैं तो कंपोनेंट 1, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, डो एन एम, एन मतलब टोटल मोल्स, और एम के बदले क्या हम लोग लिखेंगे, बी लिखेंगे, ठीक है। एन के बदले क्या लिखेंगे, बी, क्योंकि यहाँ पे मोलर प्रॉपर्टी क्या है, बी है, ठीक है। और डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग कंपोनेंट 1 का लिख रहे हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या रहेगा, टेम्परेचर प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक। और N1 को छोड़ के बाकी सारा कांस्टेंट रहेगा। अब ये बाइनरी मिक्सचर है तो बचेगा सिर्फ N2, तो N2 कांस्टेंट रहेगा। तो ये हो गया पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट 1 इन अ बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगर हमको कंपोनेंट 2 का लिखना पड़ेगा तो पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट 2, ठीक है, इन अ बाइनरी मिक्सचर। तो इसको कैसे लिखेंगे, डो एन, मोलर प्रॉपर्टी क्या है, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम बाय डो, अच्छा कंपोनेंट 2 का लिख रहे हैं तो डिफरेंशिएशन होगा कंपोनेंट 2 के साथ, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2 के साथ डिफरेंशिएशन होगा, अच्छा, और साथ में टेम्परेचर, प्रेशर और N2 को छोड़ के बाकी सारा कांस्टेंट रहेगा, तो बच रहा है सिर्फ N1 क्योंकि 2 ही है, तो N1 कांस्टेंट रहेगा, ठीक। तो ये हो गया पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट 2 इन अ बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक। ऐसे ही अगर हम H1 बार लिखना चाहें, मतलब पार्शियल मोलर इंथैल्पी ऑफ कंपोनेंट 1, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं, और H2 बार भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब आता है समेबिलिटी रिलेशन, ठीक है। तो इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे, है ना। तो अच्छा, इसका डेरिवेशन जो होगा वो थोड़ा सा लिटिल बिट लेंदी हो सकता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो देखते हैं। So look at the first point. It states that the total property can be written as mt into nm. अच्छा, जैसा कि हम लोग प्रीवियस स्लाइड में देख चुके थे कि यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखते थे हम लोग डी एन एम लिखते थे ना, और सपोज हम लोग M1 बार लिख रहे हैं, है ना, तो लिखते थे डो एन एम बाय डो, अच्छा यहाँ पे M1 है तो कंपोनेंट 1 का नंबर ऑफ मोल्स, और बाकी टेम्परेचर प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा ही, और साथ में अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो N2 कांस्टेंट रहेगा, है ना, तो N2 कांस्टेंट करती है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, चल लेट मी चेंज द पेन। सो यहाँ पे देखिए ये Nm है ना, यहाँ पे N क्या है, टोटल मोल्स, और M क्या है, मोलर प्रॉपर्टी, ठीक। तो ये M जो है ये टोटल को बोलते हैं, N इंटू M को बोलते हैं M टोटल, टोटल मोलर प्रॉपर्टी, ठीक है। N इंटू M को क्या बोलते हैं, टोटल मोलर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि Mt इज इक्वल टू Nm, ठीक है। सो अच्छा, अब चलिए डेरिवेशन करते हैं इसका। तो द टोटल मोलर प्रॉपर्टी कैन बी रिटन एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट, ठीक है। किसका किसका फंक्शन है टोटल मोलर प्रॉपर्टी, टेम्परेचर का फंक्शन है, प्रेशर का फंक्शन होता है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स का फंक्शन होता है टोटल मोलर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना मैथमेटिकली इसको कि M टोटल इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट N1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट N3, और ऐसे अप टू सो ऑन जितना नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रहेगा, ठीक है। सो जस्ट हम लोग इसके बाद जो है, इसके बाद वाला इक्वेशन जो है उसमें हम लोग Mt को Nm से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। M टोटल इज इक्वल टू Nm, है ना। तो और RHS तो वही है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो अगर हम LHS को लिखेंगे तो इसको लिख देंगे DNM, इसका हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक। और अच्छा, अब हम लोग को RHS का डेरिवेटिव लेना है ना। तो देखिए डो एन, अच्छा सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर प्रेशर के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर N1 के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर N2 के साथ, फिर N3 के साथ, और ऐसे ये चलते रहेगा, ठीक है, सीरीज। तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर के साथ इसको डिफ्रेंशिएट किए, ठीक है। तो डो Nm बाई डो T, प्रेशर और N कांस्टेंट है। अच्छा यहाँ पे
N1 भी कांस्टेंट है। अच्छा यहाँ पे देखिए प्रेशर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो प्रेशर कांस्टेंट है, N1 कांस्टेंट है, N2 कांस्टेंट है, N3 कांस्टेंट है, ठीक है, सारा नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो सारा नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट है तो सारा का सम भी कांस्टेंट होगा, है ना, क्योंकि N जो था टोटल नंबर ऑफ मोल जो था वो N1 प्लस N2, ठीक है, N3 N4 ऐसे समेशन था ना, तो सब अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, सारा मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर दिए, ठीक, और dt, ठीक, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग टेम्परेचर के साथ डिफ्रेंशिएट कर दिए, अब करेंगे प्रेशर के साथ। तो डो NM यहाँ पे बाई डो P। अच्छा प्रेशर के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो टोटल क्या बोलते हैं, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा ही, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट भी कांस्टेंट रहेगा, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट अगर कांस्टेंट है तो टोटल मोल्स भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे टेम्परेचर और N कांस्टेंट है, और हम लोग डिफ्रेंशिएट किए थे किसी साथ, प्रेशर के साथ, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट ये वाला टर्म देखिए, हम लोग N1 के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डो NM ये प्रॉपर्टी था ना, तो इसी को डिफ्रेंशिएट करना है, किसके साथ, N1 के साथ डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो N1 के साथ अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो टेम्परेचर, प्रेशर और N1 को छोड़ के जितना नंबर ऑफ मोल्स है वो सारा कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, और N2 N3 सब कांस्टेंट है, N1 को छोड़ के बाकी सारा कांस्टेंट है, ठीक है, और फिर dN1। ऐसे ही अगर हम N2 के साथ डिफ्रेंशिएट करना है तो N2 को छोड़ के बाकी सारे नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे। तो N1 कांस्टेंट है, N3 कांस्टेंट है, N4 N5 N6 अप टू Nn, ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स n है तो, ठीक है, बाकी सारे कांस्टेंट रहेंगे, और ये सीरीज ऐसे ही चलते जाएगा, ठीक है, ये सीरीज अप टू चलते जाएगा। अच्छा अब यहाँ से आप लोग जो है सो इस पे ध्यान दीजिए, इसको हम लोग समेशन के टर्म में भी तो लिख सकते हैं, है ना। अच्छा अब सबसे पहले ये जो टर्म है इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, ये वाला जो टर्म है सपोज इसको हम लोग लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना। अच्छा देखिए इसको पहले ध्यान से देखिए, डो NM बाई डो N1 टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, और N2 N3 कांस्टेंट है, मतलब N1 को छोड़ के सारा कांस्टेंट है, तो यही तो है M1 बार, है ना, M1 बार है ना ये, और वैसे ही ये M2 बार है बस ये वाला। अच्छा इसको हम लोग नहीं काउंट कर रहे हैं अभी, बस ये चीज़ जो है इतना दूर जो लिखा हुआ है, जब पेन चेंज कर लेते हैं, ये जो इतना दूर जो लिखा हुआ है इसको हम लोग बोल सकते हैं M1 बार, वैसे ही ये जो इतना दूर लिखा हुआ है इसको बोल सकते हैं M2 बार, और वैसे ही यहाँ पे M3 बार आएगा, फिर M4 बार आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एज ए समेशन भी लिख सकते हैं। तो समेशन के जैसे इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन ओवर आई, ठीक है, MI बार, और साथ में एक और चीज़ मल्टीप्लाई है DNI, ठीक है, तो इसको हम लोग DNI भी कर सकते लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो MI बार समेशन ऑफ ओवर आई 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, जितना नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रहेगा, ठीक है। तो सपोज n कंपोनेंट्स है तो I जो है 1 से लेके n तक जाएगा, है ना, और MI बार DNI, ठीक है। तो ये वाला ये जो टोटल था यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग एज ए समेशन के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आगे स्लाइड में। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अच्छा वहाँ पे क्या था LHS में DNM था ना, तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो पहले n को कांस्टेंट रखेंगे, m के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर m को कांस्टेंट रखेंगे, n के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, जो होता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो NDM n को कांस्टेंट रख के m के साथ डिफरेंशिएट किए, फिर m को कांस्टेंट रख के n के साथ डिफरेंशिएट किए, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। अच्छा ये जो फर्स्ट टर्म था, सेकंड टर्म था, और जो वो टोटल टर्म्स था उसको हम लोग एज ए समेशन लिखे थे, ठीक है। तो समेशन ओवर आई MI बार, अच्छा ये बार यहाँ पे है DNI, ठीक है। अच्छा ये इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है, तो इसको कोई नंबर दे देते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो यहाँ पे DNI लिखा हुआ है, DNI लिखा हुआ है ना, DNI को लिख सकते हैं हम लोग ऐसे। अच्छा यहाँ पे देखिए DNI हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखते बताते हैं इसको कैसे लिखेंगे। अच्छा
एन को लिख सकते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, है ना। मतलब एन को लिख सकते हैं हम लोग अगर हमको, अच्छा देखिए ये पता होगा आपको कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट आई लिखना है तो उसका नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल मोल जितना है, ठीक है। टोटल मोल अगर एन है तो एन, है ना। अगर मोल फ्रैक्शन लिखना होता है तो ऐसे लिखता है ना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ठीक। तो अगर हमको एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट आई लिखना था तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयथ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ठीक है। तो अगर यहाँ से हमको एन आई लिखना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एन आई हो जाएगा मेरा एन आई इजकल टू एन इंटू एक्स आई, ठीक है। तो वही जस्ट किया हम लोग, डी एन आई इज इक्वल टू डी एन एक्स आई, ठीक है। एन आई को हम लोग एन एक्स आई से रिप्लेस कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, पहले एन को कांस्टेंट रखेंगे, एक्स आई के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। फिर एक्स आई को कांस्टेंट रखेंगे, एन के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे किए। तो यहाँ पे जो डी एन आई है, ये वाला जो डी एन आई है, इसको हम लोग इससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। एन डी एक्स आई प्लस एक्स आई डी एन से, ठीक है। सो ये सब थोड़ा मैथमेटिकल है तो इसमें घबराना नहीं है, इससे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं अगर एक बार आपको समझ में आ जाए तो देखते हैं। अच्छा, इस इक्वेशन को हम लोग जस्ट LHS को जस्ट रिप्लेस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। जैसे इसे वहाँ से उठा के यहाँ पर रख दिए, ठीक है। ये वाला टर्म को भी यहाँ पे उठा के रख दिए, ठीक है। ये वाला टर्म भी जस्ट उठा के रख दिए यहाँ पे। अच्छा, और इस टर्म में डी एन आई को हम लोग रिप्लेस कर दिए एन डी एक्स आई प्लस एक्स आई डी एन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टोटल, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितना होगा, एन होगा, है ना। क्योंकि एन तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स था ना, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितना था, कैपिटल एन था, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी कैपिटल एन, है ना, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कैपिटल एन, ठीक है। तो देखते हैं इस इक्वेशन को, इसके बाद इस इक्वेशन को देखते हैं। अच्छा, ये जस्ट कॉपी पेस्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए डी एन एम बाई डी टी है, डो टी है, डो एन एम बाई डो टी है, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि N1 N2 N3 सब सारे कांस्टेंट थे तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन में ये वाला जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन, इसमें अगर हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट है तो इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कांस्टेंट है ना, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो इस टर्म को देखिए पहले, ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग देखते हैं पहले। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो ये वाला जो ये एन है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से रिलेट करते हैं, तो ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट है तो मोल फ्रैक्शन भी कांस्टेंट होगा हर एक कंपोनेंट का, है ना। तो हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के बदले एक्स लिखते हैं, क्योंकि अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है और हर एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट था तो उस कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन भी कांस्टेंट होगा, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सेम हम लोग यहाँ भी किए, यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट था तो यहाँ से हम लोग इसको बाहर निकाल दिए, ठीक है। ये कांस्टेंट है तो वो डिफरेंशिएशन साइन से बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये बाहर आ गया है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट था, क्यों कांस्टेंट था, क्योंकि N1 N2 N3 सारे कांस्टेंट थे। अगर सारे कांस्टेंट्स हैं तो सारे के मोल फ्रैक्शंस भी कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन, वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और ये वाला टर्म तो इससे जस्ट कॉपी पेस्ट है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग अगर इफ टोटल मोल इज कांस्टेंट देन वी कैन राइट इट एज, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एन डी एम प्लस एम डी एन इज इक्वल टू एन डी एम डो एम बाई डो टी, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट है, इंटू डी टी प्लस एन डो एम बाई डो पी, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट है, इंटू डी पी प्लस समेशन ओवर आई इज इक्वल टू 1 to 1 एम आई बार एन डी एक्स आई प्लस एक्स आई डी एन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अच्छा, इसी इक्वेशन को हम लोग आगे में और मैनिपुलेट करेंगे। अच्छा, तो जो लास्ट इक्वेशन था उसमें अगर हम लोग एन वाले टर्म्स को कॉमन ले लें, ठीक है। उसमें बहुत सारे टर्म्स थे जिसमें एन था और बहुत सारे टर्म्स थे जिसमें डी एन था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उन टर्म्स को ग्रुप कर लेंगे, जो एन वाले टर्म्स थे उनको एक साथ ले आएंगे और जो डी एन वाले टर्म्स थे उनको एक साथ ले आएंगे, ठीक है। तो अगर हम एन वाले टर्म्स को एक साथ ले आएंगे
तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आ जाएगा, ठीक है। और n कॉमन ले लिए थे हम लोग, और अगर हम dn वाले टर्म्स थे जो लास्ट इक्वेशन था उसमें अगर हम dn वाले टर्म्स को एक साथ ग्रुप कर लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये आप अगर ग्रुप कर लेंगे एक साथ तो आपको ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए ये, अच्छा इसको मैं रीड कर देता हूँ, dm माइनस डो एम बाई डो टी प्रेशर और मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट है इंटू डी टी माइनस डो एम बाई डो पी टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट है इंटू डी पी माइनस ऑफ समेशन आई इक्वल टू 1 टू ये कैपिटल एन होगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने थे एन थे, और एम आई बार डी एक्स आई इंटू एन प्लस एम ब्रैकेट में एम माइनस समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन इंटू एम आई बार इंटू एक्स आई इंटू टी एन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन है। अच्छा देखिए ये इक्वेशन किसी भी एन के, अच्छा मतलब ये जो इक्वेशन है ये एन के किसी भी वैल्यू के लिए वैलिड है, ठीक है। तो एन के किसी भी आर्बिट्ररी ये वैल्यू एन के किसी भी आर्बिट्ररी वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन वैलिड है ना। तो इसका मतलब क्या होगा अच्छा एन का कोई भी वैल्यू हो तो ये टर्म प्लस ये टर्म 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये किसी भी वैल्यूज़ के लिए 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये भी 0 है, मतलब ये टर्म ये टोटल टर्म भी 0 है और ये वाला जो टर्म है ये टोटल टर्म भी 0 है, ठीक है। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है कि अगर ये मतलब किसी भी आर्बिट्ररी वैल्यूज़ के लिए टोटल सम 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये भी 0 है और ये भी एज ए होल ये टर्म और ये जो ये वाला टर्म है टोटल ये दोनों 0 है, ठीक है, सेपरेटली, ठीक है। तो इस टोटल टर्म के बारे में तो हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। इससे भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं गिब्स-ड्यूहम इक्वेशन, और फिलहाल अभी हम इस इक्वेशन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को लिखें तो ये 0 है, ठीक है, इसको हम 0 से क्विट कर सकते हैं, ठीक है। तो m माइनस समेशन ओवर आई इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन और एम आई बार डी एक्स आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट एम इज इक्वल टू समेशन ओवर आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई इंटू एम आई बार, ठीक है, एक्स आई इंटू एम आई बार, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है इसी रिलेशन को बोलते हैं हम लोग समेबिलिटी रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, समेबिलिटी रिलेशन, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं गेट एग्जाम्स में, है ना, सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स में। तो इस इक्वेशन का हम लोग मतलब समझते हैं। तो अगर हम लोग को टोटल ये जो m है ना ये टोटल मोल प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। तो हमको लिखना होगा तो लिख सकते हैं इसको, अच्छा इसको मैं लिख के दिखाता हूँ, इसको ओपन करके दिखाता हूँ। m इक्वल टू x1 m1 बार प्लस x2 m2 बार प्लस x3 है ना m3 बार, और ऐसे ये चलता रहेगा, ठीक। ये m क्या है, टोटल प्रॉपर्टी, टोटल मोलर प्रॉपर्टी, ठीक है। ये m क्या है, टोटल मोलर प्रॉपर्टी, ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं, टोटल मोलर प्रॉपर्टी है ना। ये m क्या है, टोटल मोलर प्रॉपर्टी, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एज अ समेशन ऑफ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, ये इक्वेशन बता रहा है ना। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, समेबिलिटी रिलेशन, ठीक। और अगर इस इक्वेशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के लिखें और बाइनरी मिक्सचर यहाँ पे देखें, और इसी इक्वेशन को अगर हम लोग बाइनरी मिक्सचर के लिए लिखते हैं तो वहाँ पे दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे टोटल मोलर प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा, x1 m1 बार प्लस x2 m2 बार। ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। इस इक्वेशन का यूज़ हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, ठीक है। तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि इस इक्वेशन से हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी इस इक्वेशन का ऐसे सेपरेटली तो कोई यूज़ नहीं है, बट किसी इक्वेशंस में जैसे हम लोग को इसको, अच्छा इसका हम लोग सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग को अगर टोटल प्रॉपर्टी दिया हुआ है तो उसको हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग उसे m1 बार निकालते हैं फिर m2 बार निकालेंगे, ठीक। सो इसके लिए बस इतना है, थैंक यू।